अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कुछ दिन पहले मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें काफ़ी सिंपल वर्डिंग में कंसेप्ट्स बिल्डअप करने की मैंने कोशिश की थी। तो एक्चुअली हम लोग कंसेप्ट इसी वजह से हमारा कंसेप्ट नहीं बन पा रहा होता, हम डिफ़िकल्ट से इजी की तरफ आते हैं। हमारा जो वे ऑफ लर्निंग होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि हम पहले मतलब ज़हन में हमारे वो पेपर घूम रहे होते हैं ना कि हमने मार्क्स लेने हैं, हम एक क्वेश्चन का आंसर 8 पेजेस का, 4 पेजेस का, 6 पेजेस का कैसे लिखेंगे। तो यही वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते। हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं, लेकिन किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम मार्क्स गेनिंग पे फोकस करते हैं कि हम मार्क्स कैसे लें, क्या पढ़ें, कहाँ से मटेरियल लें। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप सबसे पहले सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएं। सिंपल मतलब ये है कि सबसे पहले आप उसको थोड़ा समझें लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाएं। कि अभी जैसे आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज के बारे में, व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में बहुत डिटेल है, लेकिन सबसे पहले आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें से आप इसके साथ मैक्सिमम पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टिप्स बहुत सारी है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे अलग से एक वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड आफ्टर लैंग्वेज वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सो this video is especially for the linguistics students who started preparation for the exams. So I would try to make it comprehensive so everyone can understand it easily. So let's move toward the topics. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आ जाता है लैंग्वेज हम क्या कहते हैं? अगर सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम सुने ना तो मतलब ज़ुबान क्या है, लैंग्वेज क्या है। अगर इसको हम सिंपल अपनी टर्म, जो लाइफ में टर्म हमारी यूज़ हो रही है उसमें हम देखें तो मतलब जो हम बोलते हैं वो हमारी ज़ुबान होती है। जो हमारी स्पीकिंग है, हमारी कम्युनिकेशन है, वो हमारी ज़ुबान है। ठीक है, तो आज हम इसको टर्म्स में समझते हैं, जो कि लिटरेरी टर्म्स में इसको लैंग्वेज को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लैंग्वेज को मैं बोलूँगा कि ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंपल इसकी डिफिनीशन मेरी जो वो यही है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि वैसे तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन सिंपल डिफिनीशन फॉर कंसेप्ट ये है कि लैंग्वेज एक मीडियम है अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को दूसरों से शेयर करने का। ठीक है, दूसरों से मतलब दूसरे इंसानों से शेयर करने का एक ज़रिया है। ये जो ज़रिया है इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो डिफिनीशन है, मतलब सिंप्लीफाई करके जो मैंने की हुई है वो ये है। ठीक है, आज हम लैंग्वेज को साइंटिफिकली समझते हैं कि ये लैंग्वेज होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन लिंग्विस्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो टर्म्स हैं जिसके ज़रिए से हम लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक्स की, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी। तो गाइज, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो जब ये लैंग्वेज को एक सॉलिड फॉर्म में नहीं थी, में एक स्ट्रॉन्ग टर्म नहीं थी, तो उस वक्त लोग क्या करते थे? लोग इशारों से बात किया करते थे, इशारों से वो सब कुछ मैनेज करते थे, एक दूसरे से एक्सप्रेशन इशारों से करते थे। तो जब वो एक दूसरे से इशारों से बात करते थे तो अगले से को समझ आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने साइंस रखे हुए थे एक दूसरे को समझाने के लिए। तो वो जो साइंस एक दूसरे को समझाते थे ना, तो वो स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं थे। जो ये मतलब अगर जंगली कोई इंसान हो तो वो लैंग्वेज से बिल्कुल वो नहीं होते, अवेयर नहीं होते, तो वो साइंस यूज़ करते थे, जो बहुत जंगली लोग या पुराने जो बिल्कुल पहाड़ों में रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो साइंस यूज़ करते थे ना, तो साइंस लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड थे, और उनके लिमिटेड मीनिंग्स थे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है ना,
इसमें जो नॉन लिंग्विस्टिक्स ये जो नॉन लिंग्विस्टिक्स हम जिनको कहते हैं ना, इनको साइंस हम कह सकते हैं। अच्छा, ये अभी आजकल की हमारी लाइफ में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। नॉन लिंग्विस्टिक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, सबसे सिंपल इसकी एग्जांपल मैंने पिक्चर भी यहाँ पे साथ लगाई है कि हमारे जो एक्सप्रेशन है, मतलब किसी चीज़ का नागवार गुजर लग जाना, किसी चीज़ का अच्छा लग जाना, तो हम अपने बहुत सारे अपने ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वजह से हम वो शो करते हैं, हम दूसरे बंदों को महसूस हो जाता है कि इसको बात बुरी लगी या अच्छी लगी है। देखें, अभी नॉन लिंग्विस्टिक्स वे में सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है जब क्लिंचिंग फेस्ट, जहाँ पे क्लिंचिंग फेस्ट जो मैंने यहाँ पे किया है, तो जब हम मतलब किसी की बात बुरी बुरी लगती है, गुस्सा आता है, तो हम ऐसे जो अपनी मुट्ठियाँ हैं ना उनको भींच लेते हैं या ऐसे बंद करते हैं ज़ोर से, एक वो मुक्का बना लेते हैं जिसको हम मुक्का कहते हैं, ठीक है। तो वो बना लेते हैं, तो उससे क्या शो होता है, अगर कोई इंसान हमें देखेगा तो हमारी वो फीलिंग्स को समझ जाएगा कि इसको गुस्सा आ रहा है। ये एक बच्चे की तस्वीर जो मैंने लगाई अभी, ये दोनों, इसने मुट्ठियाँ ऐसे बंद की हुई हैं ज़ोर से, और ये कोई स्पीकिंग नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन उसके इस साइन से पता चल रहा है कि वो गुस्से में है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर किसी को कोई बात अच्छी लग जाए या कोई बंदा स्माइल कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो अम्यूज़ हो रहा है, वो किसी चीज़ से खुश हो रहा है, इसलिए वो स्माइल कर रहा है, ठीक है। जैसे अक्सर हमें कोई बात अच्छी लगती है या किसी से हम खुश होते हैं या किसी को देख के, किसी की बात सुन के, तो हम वो स्माइल करते हैं, तो ये क्या होगी, ये भी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी कि इसमें भी हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं खुश हुआ हूँ, इस चीज़ से मुझे अम्यूज़मेंट मिली है, ठीक है। लेकिन ये नॉन लिंग्विस्टिक्स है, ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और तीसरा है लाफ्टर। लाफ्टर मतलब जब हम हंसते हैं तो हम अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहे होते हैं, हालांकि ये साइन है। अब हंसना एक साइन है, हंसना स्पीकिंग नहीं है, हंसना एक साइन है, तो इसमें कोई लिंग्विस्टिक नहीं यूज़ हो रही है हंसने में, लेकिन इससे हम कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये, क्योंकि इससे ना एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि इससे हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे एक फ़नी सी एग्जांपल से इसमें मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा मस्ती कर रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स सिर्फ उसकी तरफ ऐसे आंखें निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन वो नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो एक साइन है। कैसे आंखें निकाल के, मतलब जब बच्चे को वालिद या वालिदा देखेंगे तो वो डर जाएगा कि वाकई ये मैं गलत कर रहा हूँ, कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो वो फ़ौरन रुक जाएगा। तो ये भी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जितने भी वे ऑफ एक्सप्रेशन हैं ये थ्रू साइंस हैं और ये नॉन लिंग्विस्टिक्स हैं। तो ये नॉन लिंग्विस्टिक्स की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि आप समझ सकें कि इन एनिमल लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। एनिमल लैंग्वेज टोटली साइंस पे डिपेंड करती है, बहुत कम इसमें वो साउंड्स हैं, ठीक है। जो साउंड्स हैं वो भी एक मखसूस स्पेसिफिक साउंड्स हैं जो कि चेंज नहीं होते। अभी हम लिंग्विस्टिक्स साउंड्स की तरफ आ जाएं तो हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस, साउंड्स, ये जितने भी हैं ये हमारे लिंग्विस्टिक साउंड्स हैं। मतलब हम किसी को कम्प्लीमेंट करते हैं, हम किसी को थ्रू कम्युनिकेशन बताते हैं, थ्रू टंग हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है। वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में आ जाता है। तो ह्यूमन लैंग्वेज में हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, जिसके जो बोल के, जो साउंड के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू जो हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, हम कोई भी बात दूसरे को समझाते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है लैंग्वेज। तो अब हम लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं एडवर्ड सेपर के थ्रू। एडवर्ड सेपर ने डिफ़ाइन किया है इसको, लैंग्वेज को। Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols। तो वैसे तो ये डेफिनेशन थोड़ी पढ़ने में मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये ह्यूमन क्वालिटी है, प्योरली ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है। तो ये मतलब कि नॉन इंस्टिंक्टिंग मेथड है, इसमें कोई साइंस वगैरह वो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये सीधा सीधा प्योर ह्यूमन मेथड है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग आइडिया, यानी कि आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का एक मेथड है। आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना मतलब अभी मेरे जहन में एक आइडिया, मतलब कोई आइडिया, कोई भी ख्याल हो गया, कोई भी बात आई तो वो मैंने शेयर करनी है, तो वो आइडिया जो मेरे माइंड में आया तो उसको मैं किसके थ्रू शेयर करूँगा, अपनी ज़ुबान के थ्रू, बोल के, साउंड्स के थ्रू। तो ये कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ हो गया। इमोशंस, अब अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं अगर रो रहा हूँ, या मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये फील करता
करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी को बता रहा होता हूँ, या मैं डिज़ायर्स मतलब अपनी ख्वाहिशात किसी को बता रहा हूँ, तो मैं अल्फाज के थ्रू किसी को बताऊँगा कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरी ये विशेज़ हैं, ये मेरी डिज़ायर्स हैं, ठीक है। और वॉलंटियरली प्रोड्यूस सिंबल्स, वॉलंटियरली यानी कि वॉलंटियरली क्या, अपनी मर्ज़ी से। तो ज़ाहिर है जो बंदा स्पीकिंग करता है वो अपनी मर्ज़ी से ही करता है, कभी ये तो नहीं होता कि ये अनकॉन्शियस प्रोसेस तो हो नहीं सकता, ये कॉन्शियस प्रोसेस ही है लैंग्वेज का, ठीक है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है आर्बिट्रारीनेस, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, ड्यूअलिटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, डिस्क्रीटनेस। ये छः की छः जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हैं डेफिनेशन, मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंसर्न्ड हैं हमारे पेपर्स के लिए, या जो हमारे लिए बर्डन नहीं बनेगा, जो पढ़ के हम आगे मज़ीद हम अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर छः हैं, तो इसीलिए मैंने इन छः को पिकअप किया है। चलते हैं हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो मैंने इंटरेस्टिंग और इसको थोड़ा सा अम्यूज़मेंट पैदा करने के लिए ना, इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की अपने इस लेक्चर में, ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हों और इसको उनको सुन के थोड़ी सी प्लेयर मिले और वो उसमें इंटरेस्ट लें, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स और एग्जांपल्स, फ़नी एग्जांपल्स मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का नाम ही अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपके जहन में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। जिसने फिज़िक्स पढ़ी है तो उसको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बोलूँ तो एक फ़ासला कहें कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे पास नहीं हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, फासले पे हैं वो भी। तो ये एक क्वालिटी है किसकी, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज की। हम क्या क्वालिटी है, पास्ट एंड फ्यूचर एलिमेंट्स इंसिडेंट्स। तो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, हम इसमें बात कर सकते हैं, हम इसमें बता सकते हैं कौन से, फ्यूचर एंड पास्ट एलिमेंट्स। प्रेजेंट एलिमेंट्स तो बंदों को वैसे पता होता है, सामने होते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पास्ट और जो फ्यूचर के एलिमेंट्स होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स जो होती हैं, वो हमें जिस क्वालिटी के तहत पता चलती हैं, यानी कि ये क्वालिटी है हमारी लैंग्वेज की कि हम इन दोनों पास्ट और फ्यूचर के एलिमेंट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन, तो मतलब जो इवेंट्स अभी प्रेजेंट में हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, यानी कि पास्ट में थे या फ्यूचर में थे या हमारी आंखों से दूर हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये होती है। नॉट इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, वही बात होगी। इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे सामने का, हमारे साथ वाला, हमारे सामने जो माहौल है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसके बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज की खुसूसियत है, इंसानी लैंग्वेज की एक खुसूसियत है। बिहाइंड द सीन मतलब ये कि अभी मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो उधर दीवार की दूसरी तरफ कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं पता, कोई दूसरा इंसान आएगा, वो मुझे उसके बारे में बताएगा कि दीवार की उस तरफ तो हम खेल रहे थे, दीवार की उस तरफ तो हमने ये किया, दीवार की उस तरफ तो ये हो रहा है, आप तो इधर बैठे हुए, आपको नहीं पता, लेकिन उसने अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू मुझे इस चीज़ का बता दिया। अभी मैंने एक पिक्चर यहाँ पे एक लगाई है, मासूम सी जो कैट है हमारी, इसकी। तो अभी ये बेहतरीन एग्जांपल है, आपको शायद लाइफ टाइम याद रहे, क्योंकि मैंने भी इसी एग्जांपल को याद किया था, तो इसीलिए मुझे ये अभी तक ये क्वालिटी याद रही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। अभी इस खासियत को हम इंसान के डेली लाइफ में समझते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट का इसका ये है कि आपने एक बिल्ली पाली हुई है, कैट, यू हैव अ पेट कैट। सो ऐसा होता है कि एक दिन आपकी कैट गायब हो जाती है ना, आपको एक दिन पूरा नहीं मिलती या एक रात को नहीं मिलती, तो आप परेशान होते हो, वो कहाँ चली गई होगी। वापसी आती है तो आप बहुत परेशान थे कि वो तो मेरी बहुत लाडली बिल्ली थी, तो अभी वापस आई है, तो आप उससे परेशान तो थे, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये दोबारा भी तो ऐसे गायब हो सकती है, तो मैं इससे पूछूं कि ये कहाँ थी, कि कल वक्त अगर ये दोबारा ये गायब होती है तो मैं वहाँ पे इसको ढूंढ सकूं। लेकिन जब आप बिल्ली से पूछेंगे कि आप कहाँ थी, तो बिल्ली तो आगे से एक ही जवाब देगी, म्याऊं, ठीक है। तो वो आपको नहीं बता सकती कि वो कल की रात उसने किधर गुजारी है, कहाँ थी, क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये जो क्वालिटी है ये एनिमल्स लैंग्वेज में नहीं है, जो कि इंसानों की लैंग्वेज में है, ठीक है। बिल्ली आपको सिंपल जवाब देगी म्याऊं, यानी कि उसको वो कुछ भी नहीं आपको समझा पा रही कि वो कहाँ पे थी, क्या थी, तो मतलब उसकी लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट की क्वालिटी नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपका दोस्त
आपका दोस्त, आपका भाई कहीं गायब था, वो आपको 2-3 दिन बाद मिलता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप उससे पूछते हैं, वेयर वर यू मैन, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम तो मुझे मिले ही नहीं, कहाँ पे थे। तो उस वक्त वो आपको इस डिस्प्लेसमेंट की जो क्वालिटी हमारे लैंग्वेज में है, इसके थ्रू आपको बताएगा कि मैं पहले इधर गया, फिर मैं उधर गया, फिर मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं उसके घर था, मैं इसके घर था। तो ये क्या था, ये आप उधर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उन इवेंट्स के बारे में जान पा रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की इस क्वालिटी की वजह से, इस करेक्टरिस्टिक की वजह से, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो होपफुल हूँ कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि इतनी सिंपल मोस्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, शायद इससे मज़ीद सिंपल मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे अगले करेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस, अच्छा, आर्बिट्रेरीनेस का वैसे उर्दू में मतलब इसको यही कहा जाता है कि जिसका कोई ख़ास वो, जिस पे कोई रूल ना हो, जिसकी कोई लॉजिक या कोई रीज़न ना हो, इसे वो लफ्ज़ को कहते हैं ना। ठीक है, मतलब ये ऐसी क्वालिटी है। अभी इसको हम पढ़ते हैं ना, देयर इज़ नो लॉजिक वाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड सो। अभी इंग्लिश में तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ आ रही, तो उर्दू में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कि कोई लॉजिक नहीं है कि हम, ये जो सामने एग्जांपल मैंने दी हुई है कि कप, कप को हम कप क्यों कहते हैं, कोई कोई रूल नहीं है। मतलब कभी कोई इस्लाम की तरफ से रूल नहीं रखा कि हम कप को कप ही बोलना है हमने, या फिर किसी और तरफ से कोई रूल नहीं है पक्का 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 कप ही बोलना है इसको। लेकिन ये है कि हम इसको कप बोलते हैं, हमें वजह नहीं पता, हमें रीज़न नहीं पता इसके पीछे कि इस कप का नाम कप क्यों रखा गया, इस कप को कप क्यों कहते हैं, इसको कुछ और क्यों नहीं कहते हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही अगर हम देखें तो इसी कप को हम उर्दू में क्या कहते हैं, प्याला कहते हैं। ठीक है, प्याली कहते हैं, प्याला कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। मतलब कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हम कप को कप कहेंगे, या ये नेचुरली कुदरत की तरफ से इसका नाम ये रखा गया, नहीं, ये हमारे अपना रखा हुआ है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो अभी देखें, नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है। कप इन इंग्लिश कहते हैं, और उसको अरेबिक में इसको कोब कहते हैं, कोब, और उर्दू में इसको कहते हैं प्याला। तो इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि आपने सऊदीया जाना है तो उधर जाके आपने इसको कप ही कहना है, उधर जाके आप इसको कोब कहेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि आखिर किसने कप नाम रखा है इसका, जो हम हर जगह पे नहीं बोल सकते। तो हमारी लैंग्वेज की ये, इंसानी लैंग्वेज की, इंसानी की, ह्यूमन लैंग्वेज की ये क्वालिटी है, ये करेक्टरिस्टिक है कि उसमें ये है कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि किसी चीज़ को क्या, ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा ही क्यों कहा जाए। ठीक है, मतलब कोई रीज़न, कोई लॉजिक इसमें नहीं मिलती कि कप का नाम कब से पड़ा हुआ है, किसने रखा था, किसने रखा था, किस वजह से रखा था, ये कुदरत ने रखा है, कुदरत ने रूल फिट किया है कि कप को आपने कप ही कहना है। लेकिन कप को हम कप ही नहीं कह सकते, इसको हम कोब और प्याला भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ नो स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि कोई रूल नहीं है कि हम इसको कप ही बोलेंगे, हम इसको सऊदीया में जाएंगे उधर जाके हम कोब बोलेंगे, हमारी मजबूरी है, हम वहाँ पे कप कप करेंगे तो उनको क्या समझेंगे कप क्या है। वो कोई उर्दू जानने वाला हो तो उसको पता चल सकता है। देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन वर्ड एंड द आइडिया, यानी कि जो आइडिया जहन में आया बंदे के, उसने कप नाम रखा, तो उसका और नेचुरल में, नेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेचर ने नहीं कहा, कुदरत ने नहीं कहा कि इसको कप कहना है, तो ये तो बंदे के जहन में आइडिया है, तो उसने इसका नाम कप रख दिया। आर्बिट्रेरीनेस मतलब ये है कि कोई लॉजिक, कोई रीज़न नहीं है। जो ऑब्जेक्ट्स के हम नाम रखते हैं कि यही नाम है, ये किस रीज़न से, किस लॉजिक से रखे गए हैं, कोई रीज़न, कोई लॉजिक इसमें मौजूद नहीं है। आर्बिट्रेरीनेस थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है, वो कन्फ्यूजिंग नहीं, एम्बिगुअस कहें तो वो है, लेकिन वो भी नहीं। अगर आप अब कप को जहन में रखेंगे और उसका नाम रखेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे नाम रखेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। जैसे वो औरत हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वुमेन, और अगर उसमें देखें, अरबी में देखें तो अलमिरात, इस तरह कुछ इसके लिए अरबी में लफ्ज़ यूज़ होता है। तो मतलब फ़िक्स नाम नहीं है इसका, आर्बिट्रेरीनेस इसकी ये क्वालिटी है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। अच्छा, जब हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और क्रिएशन इसके मुतालिक हम सोचते हैं तो मतलब क्या है, ये एक एबिलिटी है, इंसान की एबिलिटी है कि वो हमेशा प्रोड्यूस करता है और क्रिएट करता है, न्यू आइडियाज़ हों या भले न्यू चीज़ें हैं या कुछ भी हो। ठीक है, इसी तरह लैंग्वेज में भी जो ख़ासियत है इंसान की बनाई हुई है लैंग्वेज, तो इसमें प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी ज़रूर होगी। अब हम पढ़ते हैं, लिमिटेड साइंस इन लैंग्वेज बट कंबाइन देम टू फॉर्म न्यू सेंटेंसेस, इट इज़ ह्यूमन एबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड साइंस थे हमारे पास। लिमिटेड साइंस मतलब अभी हम के देख लें तो हमारे पास लेटर्स हैं, लेटर्स हमारे पास लिमिटेड हैं।
ठीक है, फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं। तो वो तो फिक्स थे, लेकिन इंसान ने उनको क्रिएटिवली कंबाइन किया थ्रू रूल्स, थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस, थ्रू उनको कंबाइन किया, उनसे एक प्रोडक्ट निकाला। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना दिया, मुख्तलिफ़ वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस को जोड़ के एक ऐसे बना दिया, मुख्तलिफ़ ऐसेस को जोड़ के या मुख्तलिफ़ पैसेजेस को जोड़ के ऐसे बना दिया, और एक ऐसे को जोड़ के बुक बना दी, मुख्तलिफ़ बुक्स जोड़ के एक सिलेबस बना दिया, सिलेबस को जोड़ के करिकुलम बना दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएटिविटी के थ्रू आई हैं। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको क्रिएटिविटी के। इंसान के पास लिमिटेड साइंस, लिमिटेड लेटर्स थे लैंग्वेज में ह्यूमन के पास, तो उसने इन सबको कंबाइन किया। तो उसने अपने इस क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू एक न्यू फॉर्म, न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ें प्रोड्यूस की, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसने ये सब किया। तो हमारी ये मिसाल ये है कि नॉवेल्स पहले नहीं मौजूद थे। अगर हम अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने पढ़ा हो, तो हमारे पास पहले नावल नहीं था, नावल नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास सिर्फ वो थे, प्लेस थे। तो प्लेस थे, पोइट्री भी अनएक्सेप्टेबल ही थी उस टाइम पे। सुकरेट और अरिस्टोटल ने मतलब मैक्सिमम रिजेक्शन ही की इनकी। तो फिर अरिस्टोटल ने तो ये कहा था कि मतलब सिंपली ट्रेजेडी होती है या कॉमेडी होती है तो प्लेस में, ठीक है। तो उसने नहीं कहा था कि नावल भी कोई चीज़ होती है। तो कोई चीज़ इसने ये तो नावल तो फिर 18वीं सेंचुरी में आके इसकी जाके वो डेवलपमेंट हुई, और उसमें जाके हमें आगे आगे पता चला। मतलब ये जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ये सारी क्रिएटिविटी के थ्रू आ रही हैं, ये प्रोडक्टिविटी के थ्रू आ रही हैं। यानी कि हम लिमिटेड साइंस को कंबाइन करके हम उसको नए किस्म के जो नई किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस, नई किस्म की लैंग्वेज में जो एडिशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोसेस प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये हमारी लैंग्वेज की खुसूसियत है। हम इसमें प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी करते रहते हैं, मुख्तलिफ चेंजेस इसमें लाते रहते हैं हम लैंग्वेज में। नेमिंग न्यू डिस्कवरीज, कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है तो हम उसको नेम दे। तो न्यू डिवाइसेस इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि न्यू डिवाइसेस आती रहती हैं, लैंग्वेज में ऐड होती रहती हैं। जो न्यू डिवाइसेस ऐड होती हैं, तो ये एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम नई डिवाइसेस हम लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में हमारे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो न्यू जेनरास, जिस तरह के शेक्सपियर ने एक नया जेनरा जो इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रैगो कॉमेडी का, इसी तरह नावल 18वीं सेंचुरी में जब इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ये क्या था? ये न्यू प्रोडक्ट था। न्यू प्रोडक्ट क्या था? ये एक न्यू क्वालिटी थी, ये लैंग्वेज की क्वालिटी थी, जिसके थ्रू न्यू जेनरास इंट्रोड्यूस कराए गए थे। क्योंकि पहले तो अरिस्टोटल और जो अरिस्टोटल एंड प्लेटो जो थे, उन्होंने तो प्योर ट्रेजेडी और प्योर कॉमेडी कहा था। उन्होंने तो ट्रेगो कॉमेडी को कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया था। लेकिन न्यू जेनरा, ड्यू टू क्रिएटिविटी, ड्यू टू द प्रोडक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, शेक्सपियर produced a new genre, tragicomedy, in which he mixes the comedy and tragedy, both elements, and it is a true representation of real life, because हमारी लाइफ में भी रियल जो सिनारियो है उसमें भी खुशी और गम दोनों का मिक्सअप होता है, ना कि सिर्फ खुशी और सिर्फ गम, या हैप्पी लाइफ भी किसी की भी नहीं हो सकती और मुकम्मल गम ज़्यादा लाइफ भी किसी की भी नहीं हो सकती। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूअलिटी। तो जब हम ड्यूअलिटी की बात करें तो ड्यूअलिटी से क्या मतलब है? ड्यूअलिटी मतलब डबलनेस, वैसे हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है ड्यूअलिटी, कहीं भी लफ्ज़ आए ना। तो लैंग्वेज हैज़ डिस्टिंक्ट साउंड एंड डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, इसका मतलब क्या है? यानी कि लैंग्वेज में डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है। कोई भी साउंड जो है वो एक दूसरे जैसा नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से साउंड्स, ठीक है। और इसकी डुअलिटी की दूसरी चीज़ क्या है? इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म, यानी कि ये रिटन फॉर्म में भी है और स्पोकन फॉर्म में भी। रिटन लिटरेचर में भी है, बुक्स के थ्रू भी है, नोट्स के ज़रिए भी की ये है, लेकिन उसके साथ ही ये स्पोकन फॉर्म में भी है। स्पोकन यानी कि हम जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन करते हैं उसके थ्रू भी इसकी ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, ये इसको डुअलिटी की, हमारी इंग्लिश ह्यूमन लैंग्वेज को डुअलिटी की खुसूसियत देते हैं।
ठीक है। मैं अभी इसको अगर बताएं, मैं इसको आपको एग्जांपल दूं तो कैट, कैट इज़ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। कैट क्या है, कैट एक वर्ड है, मीनिंगफुल है, लेकिन ये तीन मुख्तलिफ साउंड से मिलके बना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट साउंड से मिलके बना, यानी कि सी अलग साउंड था, ए अलग साउंड था, टी अलग साउंड था। ये तीनों साउंड्स मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टिंक्ट साउंड्स हैं, एक जैसे साउंड नहीं है, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसकी अगर हम एनिमल में हम एग्जांपल ले लें तो अगर आप एक गोट को ले लें, बकरी आपने देखी हो तो वो एक ही आवाज़ निकालती है या मैक्सिमम दो निकालेगी, वो डिफरेंट साउंड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज की ये खुसूसियत नहीं है। ये सिर्फ इंसानी लैंग्वेज की ये खुसूसियत है कि वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस भी कर सकता है और यूज़ भी कर सकती है, और उसमें मुख्तलिफ साउंड्स को कंबाइन करके डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन वो सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये डुअलिटी है। जैसे बिल्ली करती है, बिल्ली को आप कुछ भी पूछें, कुछ भी करें तो वो एक ही जवाब देगी, मियाऊं। तो मतलब ये उसका एक ही साउंड है, उसके डिफरेंट साउंड नहीं है, डिस्टिंक्ट साउंड नहीं है, डिस्टिंक्ट मीनिंग नहीं है, एक ही साउंड है और उसकी एक ही लैंग्वेज है। तो ये सिर्फ हमारी लैंग्वेज की खुसूसियत है। ह्यूमंस की ये क्वालिटी है कि उनकी लैंग्वेज में डिफरेंट साउंड्स हैं, और उन डिफरेंट साउंड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट चीज़ें, ये न्यू चीज़ें हम लेके आते हैं। उसके बाद आ जाता है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन इसके नाम से हम देख सकते हैं, हमें पता चलता है कि कल्चर से निकला है। कल्चर से क्या मतलब है, सकाफ़त। सकाफ़त उर्दू में हम जिसको कहते हैं, सकाफ़त हमारा माहौल, हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको हम सकाफ़त कहते हैं। ट्रांसमिशन यानी कि इस नाम से पता चल रहा है कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कि जो हम ह्यूमन लैंग्वेज है वो कल्चर यानी कि सकाफ़त से ट्रांसमिट हो रही है। यानी कि यहाँ पे हम किस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस फैक्ट को डिनाई कर रहे हैं कि लैंग्वेज अगर एक वो पैदाइशी किसी के जीन्स में ट्रांसमिट यानी कि मुंतकिल होने वाली होती तो फिर तो इसकी एग्जांपल एक इसमें मैंने दी हुई है कि जैसे एक पाकिस्तानी बच्चा है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ लेकिन उसको कोई किसी फॉरेन कंट्री में अडॉप्ट कर लिया गया, फॉर एग्जांपल जापान, अमेरिका में, तो वहाँ पे अगर उसको माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसके अपने पेरेंट्स होते तो वो तो शायद उर्दू कभी ना कभी बोलते तो उससे वो उर्दू सीख लेता, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी जीन्स में तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं थी। उसको जैसे ही वो फॉरेन कंट्री में उसकी डेवलपमेंट हुई, उधर ग्रो किया उसने, उस एनवायरनमेंट में किया जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग थी, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो इंग्लिश सीखेगा तो स्पीकिंग भी वो इंग्लिश ही करेगा। तो मतलब जो लैंग्वेज वो सीखेगा वो इंग्लिश ही होगी। जापान में होगा तो जापानीज़ सीखेगा, जैपनीज़ सीखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जीन्स में ट्रांसमिट होने वाली नहीं है, ये कल्चर से ट्रांसमिट होने वाली है। ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, एनवायरनमेंट से ट्रांसमिट होती है, एनवायरनमेंट से एक्वायर की जाती है। इसीलिए तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस की थ्योरी है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की थ्योरीज़ हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर्स वाले जो स्टूडेंट लिंग्विस्टिक्स वाले वो अच्छी तरह इससे फेमिलियर हैं। जैसे कि स्टीफन क्रेशंस की थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी इस तरह की बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है। तो ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं, ये सारा जितनी भी ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करती हैं कि लैंग्वेज कभी भी जीन्स में ट्रांसमिट नहीं होती या इनहेरिटेड मटेरियल नहीं है, यानी कि हमारे जीन्स में नहीं आता कि पेरेंट्स की तरफ से कि वालिद अगर उर्दू बोलते हैं तो हमारे जीन्स में वो उर्दू रच बस गई है और हम बोलेंगे तो उर्दू बोलेंगे, हम किसी और लेकिन हकीकत ये है कि जब हम किसी और इन्वायरमेंट में ग्रो अप करेंगे तो हम उसी इन्वायरमेंट से वही वाली लैंग्वेज हम बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लैंग्वेज इज़ नॉट इनहेरिटेड मटेरियल इन ह्यूमंस बट इन एनिमल इट इज़, यानी कि ये इंसानों में इनहेरिटेड नहीं है, जीन्स में नहीं मुंतकिल हो रही, पर जो जानवर हैं जानवरों में हो रही है। जानवरों में देख लें आप, अगर एक बकरी का बच्चा है तो वो बकरी की तरह ही बोलेगा, ठीक है, उसने कोई डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं करना। उसको आप कहीं भी ले जाएं, उसको आप अमेरिका, जापानीज़, जापान जहाँ भी ले जाएं, उसने एक ही वही लैंग्वेज, वही साउंड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ये सिर्फ ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है। लैंग्वेज एक्वायर फ्राम कल्चर एंड एनवायरनमेंट, जो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इट डज़ नॉट ट्रांसफ़र थ्रू जीन्स, वही बात है कि जीन्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ये जो नीचे एग्जांपल दी गई है इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तानी जो बॉर्न बच्चा है उसको बाहर ले जाएं तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल में इससे सिंपल मोस्ट तो मैं नहीं कर सकता, तो शायद कि आप लोगों को इस तरह से समझ आ रही हो। तो अब आगे हम चलते हैं। लास्ट हमारी जो करेक्टरिस्टिक है वो है डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस क्या है, यूनिकनेस ऑफ साउंड। यूनिकनेस ऑफ साउंड मतलब एक अलग
अलग होना, साउंड्स मतलब साउंड डिफरेंट साउंड, एक अलग ख़ासियत ये है कि साउंड्स, हमारे जो साउंड्स हैं ना इंसानों के, वो यूनिक हैं। अभी एनिमल्स जो साउंड्स हैं वो यूनिक नहीं है, वो मुख्तस हैं, स्पेसिफ़िक हैं। बिल्ली की वही मियाऊँ साउंड है। बर्ड्स को देख लें तो अब अगर कोई एक बर्ड है तो उसका वही वही साउंड है, स्पैरो है उसका वही है, पैरट है उसके वो साउंड है। तो मतलब मुख्तलिफ साउंड जो प्रोड्यूस कर किए जा सकते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में किए जा सकते हैं, एनिमल लैंग्वेज में नहीं किए जा सकते। और ये डिफरेंट साउंड जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किए जाते हैं तो ये बहुत मीनिंगफुल और एक कम्प्रीहेंसिव एक अरेंजमेंट और मीनिंग देते हैं। ये भले वो फिर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैसेजेस बनते हैं, जो भी है। तो इसी तरह अभी इसमें लैंग्वेज की खुसूसियत के एक एग्जांपल देखते हैं हम, डिस्क्रीटनेस की। RAT रेट, RA और T तीनों डिफरेंट साउंड्स हैं, ठीक है, यूनिक हैं। डिफरेंट साउंड एज अ वावल साउंड, यानी कि एज वावल साउंड, एंड R एंड T आर दी कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हमारे जो साउंड्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि वावल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये अलग अलग हैं, वावल और तरह के हैं, कॉन्सोनेंट्स और तरह के हैं। इनमें वावल भी डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और कॉन्सोनेंट्स भी डिफरेंट है। बट जब ये कंबाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तो ये हमें एक मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस दे देते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल दिया, एनिमल लैंग्वेज लाइक दिस यू कैन हियर द साउंड ऑफ गोट, hen एंड बर्ड साउंड, दे रिमेन सेम एंड डू नॉट चेंज। अभी हम देख लें कि बकरी है, मुर्गी है और बर्ड्स, कोई भी परिंदे हैं जितने भी हो गए, तो उनकी एक मखसूस साउंड्स हैं। उनके साउंड में डिस्क्रीटनेस नहीं है, यूनिकनेस नहीं है उनमें, उनके साउंड में एक ही है, बिल्ली ने म्याऊं ही करना है, बकरी ने मैं ही करना है, ठीक है। तो ये वाली जो खासियत है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज क्वालिटी है। तो ये जो 6 क्वालिटीज़ आज हमने डिस्कस की हैं, कोशिश की है कि बहुत ही सादा और कंसेप्चुअल वे में आपको बताऊं ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो बाकी दुआओं में याद रखें। और अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपको नोट्स चाहिए हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स दूंगा, जो इस वीडियो के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अब आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।